मैं उनसे शादी नहीं करूंगी। उसने अपने कमरे में तूफान बर्पा किया हुआ था। क्या मुसीबत है? तुम बिन माँ बाप की औलाद हो। तुम्हें तो अपने ताया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो अपने बेटे से तुम्हें ब्याह रह गए ताकि तुम्हें कहीं और ना जाना पड़े। उसकी दोस्त ने उसे हकीकत का आईना दिखाया। उसे आदि से इस बात का पता चला था कि ताया जान उसकी शादी अपने बेटे मीर दिलावर रिजवान उर्फ सडू से करना चाहते हैं। तब से वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। तो इसका क्या मतलब है? मैं अपने से 60 साल बड़े शख्स से शादी कर लूं, वो भी वो जो मुझे एक आंख नहीं बाते, जिनकी मुंह पर 24 घंटे 12 बजे रहते हैं, जिनकी एक अदद मंगेतर उन्हें उनके इसी सड़ियल रवैये की वजह से छोड़ गई, और जो मुझे देखते ही मुंह के जाविये बना लेते हैं। हूर कैसे बैठी हो? हूर कमरे में जाओ। हूर तमीज से। हूर ये हूर वो। पहले तो वो साहबजादे मुझसे बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि अपने आप को किसी सल्तनत का बादशाह समझते हैं, और अगर कभी जो उन्हें मुझसे मुताब होना पड़ जाए तो 100 कीड़े निकाल लेंगे मुझ में। हूर भी। उसकी दोस्त ने उसकी चलती जबान को रोकना चाहा, जो शेर की कछार में हाथ डाल चुकी थी। तुम छोड़ो मशी। सुनो आगे। सब उनसे हमदर्दी करते हैं कि उनकी मनकूहा ने उनके साथ बुरा किया, वो अच्छी लड़की नहीं थी। लेकिन लेकिन अंदर की बात किसी को क्या पता, वो उन्हीं की वजह से चली गई थी। ऐसे शख्स के साथ रहना भी कौन चाहेगा जिसके पांव जमीन पर ही नहीं टिकते। वो चाहते हैं कि सब उनकी जी हुजूरी करते फिरे। उनके सामने मुझे लगता है मेरी सांस नहीं चल रही, मुझे घुटन हो रही है। कुछ तो कमी है इस शख्स में कि कोई उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हूर, मेरी बात कुछ बाकी है। उरिया जीशान हैदर। मीर दिलावर रिजवान की भारी आवाज कमरे में गूंजी तो मशी, जो अब खड़ी हो चुकी थी, कमरे से बाहर निकल गई। हूर ने मुड़कर उसे देखकर थूक निकला। उसे अपने बोले अल्फाज अब अपने कानों में गूंजते सुनाई दिए। वो कदम कदम चलता उसके सामने आया। उसकी टांगे कांप गईं। उसके पीछे एक ना कुछ बोल लेती थी वो, और उसके सामने आते ही उसकी जबान तालू से चिपक जाया करती थी। इतना शर्फ बख्शा है तुम्हारी शीरीन जबानी ने मुझे। बड़े छोटे की तमीज नहीं तुम्हें। होती भी कैसे? जिन्होंने सिखानी थी वो तो दुनिया से चले गए। अच्छा हुआ ऐसी औलाद उन्हें देखनी नहीं पड़ी। और तुम क्या कह रही थी कि मेरी मंगेतर, वो औरत मेरे काबिल नहीं थी? ऐसी औरतों को मीर दिलावर रिजवान एक नजर देखना भी गवारा ना करे। जो माँ बाप के धमकाने पर कि लड़के के पास बहुत जमीन जायदाद है, हथिया कर अपने यार के पास चली जाना, निकाह के लिए हामी भर लेना, ये मेरा टेस्ट नहीं है। और जब उसे अंदाजा हो जाए कि मुखालिफ स्कीम घटिया हरकतों में नहीं आने वाला और उसके ड्रामे नहीं चलेंगे, तो उसने मंगनी तोड़ने की धमकी दी। मीर दिलावर रिजवान निकाह से पहले ही उसे जांच चुका था। वो इस्तेहजाइया मुस्कुराया। मैं उस औरत के मुंह पर उसकी पहनाई अंगूठी फेंक कर आया था। मुझे अगर मेरे माँ बाप की तरबियत का ख्याल ना होता, कुछ और कर गुजरता। वो गुर्राया। लेकिन तुम्हारी जैसी बेवकूफ और जबान दराज लड़कियां ऐसी ही फजूल गुफ्तगू करती है। वो उसके करीब आता फुनकारता तो वो सहमी। और एक बात मिस हुरिया जीशान, मीर दिलावर इतना सस्ता नहीं कि तुम जैसी की झोली में आ गिरे। तुम्हारे इनकार से पहले मेरा इनकार बाबा जान के पास जा चुका है। उसने कहते उसे हकारत से एक नजर देखा और माथे पर सलवटे लिए बाहर निकल गया। वो जो नजरें झुकाए अपनी तजलील सुन रही थी, उसके जाते ही उसने दरवाजे को देखा जहां से वो गया था। या रब्बुल आलमीन, वो क्यों है ऐसे? क्या उनके सीने में दिल नहीं है? वो हर बार ऐसे ही मुझे जलील करते हैं। उसकी आंख से आंसू गिरा। वो अपने बोले तमाम तल्ख अल्फाज भूलकर हमेशा की तरह उसे ही कोस रही थी। हाय, इतना रोकर तो मुझे भूख लग गई है। मशी भी लगता है कि चली गई है। बहुत कमीनी है, उनके सामने आते ही रफू चक्कर हो जाती है। उसने कह दे किचन की तरफ कदम बढ़ाए कि अब पेट पूजा की जाए। अभी आधा घंटा पहले उसने मैग दिखाया था, लेकिन इस भुक्कर को अब फिर भूख लग गई थी। उसने किचन में जाकर देखा जहां आज बैंगन पके थे। उसके मुंह के जाविये पल में बदले थे। उफ, ताई जान ने आज फिर ये बैंगन पका लिए है। हाय, मेरे पर ही सारे जुल्म क्यों? आदि को बोलती हूँ बाहर से कुछ ला दे। उसने फौरन दिमाग में सोचते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। आज मेजर हाद रिजवान को मैंने किसी केस के सिलसिले में नहीं बुलाया, इसलिए पुरसुकून होकर बैठ सकते हो, जनरल शकील अहमद ने कहा। तो फिर सर, उसने संजीदगी से पूछा जो उसकी जात का खासा थी अपने काम में। आज एक निहायत निजी मामले के लिए बुलाया है तुम्हें। शायद ये हिम्मत ना कर पाता, लेकिन जैसे वक्त गुजर रहा है मेरी उम्मीद खत्म हो रही है। उन्होंने चश्मा उतारते हुए नम लहजे में कहा तो वो चौंका। इनको इस तरह गमजदा उसने कभी ना देखा था, तो आज क्या ऐसी बात हो गई थी कि उनकी आंखें नम थी? हुक्म करे सर। वो उनके सबसे ज्यादा करीब था, यही वजह थी उन्होंने उसे चुना था। मेरी बेटी हयात, उन्होंने कहते गहरी सांस भरी, पिछले 2 हफ्तों से लापता है। उन्होंने कहते उसे देखा तो वो चौंका। उसका निकाह बचपन से उसके तायाजाद के साथ मेरी वालिदा ने करवाया था। मैं तभी
खिलाफ था, लेकिन माँ के सामने अपनी औलाद को फरामोश कर गया, जिसकी सजा आज भुगत रहा हूँ। मेरे भाई की वफात 4 साल पहले हो गई थी। मैं सालों पहले अपनी बेटी के साथ यहाँ आ चुका था कि मेरी जॉब मुझसे यही मांगती थी। मैं सब छोड़कर आ गया। मेरी वालिदा तभी हयात की रुखसती चाहती थी, लेकिन मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि अभी उसे पढ़कर कुछ बनना है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। मैं तब भी उन्हें यह ना कह सका कि मुझे अपना भांजा नहीं पसंद और अपनी हयात में उसे नहीं दूंगा। ना जाने वो कैसी सोहबत में पड़ गया, और इस वक्त तुम जिस केस पर काम कर रहे हो वो कहते खामोश हुए। समील राणा, उसने चौंक कर पूछा, उसका इस केस से कोई ताल्लुक? अगर मैं कहूं कि मेरी हयात उसी के पास है तो? उन्होंने कहते नजरें झुकाई तो वो समझ गया कि उनका भांजा वही है और उनकी बेटी का शौहर भी। आगे बताएं सर, आप जो चाहेंगे वही होगा, उसने अज़्म से कहा। तुम जानते हो मीरहाद कि वो कैसा शख्स है। 1 महीना पहले आया था वो रुखसती मांगने। मैंने इनकार कर दिया और ये कहा कि मैं ये रिश्ता मजीद नहीं चाहता, तो उसने तोड़ फोड़ की और फिर चला गया क्योंकि गार्ड्स ने उसे कुछ करने ना दिया। लेकिन 2 दिन बाद मेरी इतनी भारी नफरी के बाद भी वो मेरी बेटी को अगवा करके ले गया। अब हयात कहाँ है कहाँ नहीं मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को तुम वापस लाओ। मैं मानता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन इन हड्डियों में इतनी जान नहीं बची अब कि मैं लड़ सकूं। वो उन्हें पहली बार थके हुए और कमजोर लगे। मुझे कुछ वक्त दे सर, उसने उनके हाथ थामते कहा। नहीं मीर, वक्त नहीं है, वक्त जाया नहीं कर सकता मैं, उन्होंने उसकी बात काटते कहा। तो उसने कुछ सोचते सर हाँ में हिलाया। 1 हफ्ता सर, रब्बुल आलमीन के करम से अगले जुमे के रोज आपकी बेटी आपके पास होगी, उसने अज़्म से कहा और खड़े होकर सल्यूट किया। वो जानते थे इसके अलावा ये कोई नहीं कर सकता, इसलिए उसे चुना था। हयात उनकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी जिसे वो खोना नहीं चाहते थे। रब्बुल आलमीन तुम्हें कामयाब करे, उसका कंधा थपथपाते कहा। उसने पूरा हफ्ता लगाया था, उसने अपनी टीम की मदद ली थी, लेकिन उन्हें हकीकत नहीं बताई थी। उन सब के नज़दीक वो इस वक्त मुल्क के दुश्मन समील राणा के खिलाफ महाज लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसने उस शख्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। आज बुध था, वो आज रात उसके फार्म हाउस जिसमें वो मौजूद था हमला करने वाले थे। उसके जराये के मुताबिक ये समील राणा का पर्सनल फार्म हाउस था जहां वो छुट्टियां मनाने आता था, और इस औकात में वो किसी से ना राब्ता रखता था ना डील करता था। जराये के मुताबिक उसके साथ एक लड़की थी जो वो साथ लाया था। इसके बाद भी लड़कियां आती रही थी, लेकिन सब अगली सुबह अपनी कीमत लगवाकर वापस चली जाती थी, सिवाय उस एक को जिसे वो खुद साथ लाया था, और उसे यकीन था कि वो और कोई नहीं हयात है। उसने सबको प्लान समझा दिया था। उन्हें उसके खिलाफ कुछ सबूत भी चाहिए थे जो उनके मुताबिक इसी फार्म हाउस पर थे। उसने सबको पीछे से अंदर दाखिल होने को कहा था क्योंकि उनके कुछ ऑफिसर्स आगे वालों को ठिकाने लगा चुके थे और कुछ छत पर मौजूद थे। उसने आंसू गैस फैलाई तो चूहा बिल से बाहर निकल आया। सालो, कहाँ मरे हो, ये क्या हुआ है? उसने आगे बढ़ते ऊपर के पोर्शन के सारे कमरे छान मारे थे, कुछ नहीं मिला था। उसके बाकी के साथी अफसरान सबूत ढूंढ रहे थे और वो हयात नामी लड़की को। नीचे के सारे रूम्स चेक करने के बाद उसने दीवार पर हाथ मारा। उनके पास वक्त बहुत कम था। वो बाहर उसकी आवाजें सुन सकता था जिसने फोन पर फोन कर डाले थे। उसके लोग किसी भी वक्त पहुंच जाते, उन्हें इससे पहले बिना नजर में आए यहां से जाना था। वो मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अभी वो खुद को जाहिर नहीं करवाना चाहते थे। वो उसका नाम एजेंसी में देने के बाद मंजर आम पर आते। सर निकलना होगा, उसके आदमी पहुंच चुके हैं। उसके कान में लगे माइक्रोफोन से आवाज गूंजी तो उसके जहन में वो लम्हा आया जब एक बेबस बाप उससे अपनी बेटी की रिहाई की उम्मीद लगाकर बैठा है। उसने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए और उसके स्टडी में घुसा। वहां घुसते ही उसके नथुनों से खून और शराब की मिली जुली बू टकराई थी। उसने अपना चेहरा मास्क से ढका और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ न मिलने पर शायद वो वापस निकल जाता, लेकिन मेज के नीचे गुलाबी आंचल देखते रुका। सर, वो पहुंच गए हैं। हरी अप आवाज फिर से आ रही थी जिसे उसने नजरअंदाज किया और उस मेज के पास गया। उसे जोर से अपनी तरफ को घसीटा तो देखा कोई वजूद औंधे मुंह पड़ा था। कमर पर मौजूद कमीज जगह जगह से फटी थी और काफी निशानात नजर आ रहे थे। उसके दुपट्टे के अंदर कुछ बांध रखा था, शायद कागज थे कुछ, उसे भी हाथ ने लिया था साथ। सर, टाइम इज ओवर, क्या हमला करना है? उसके लोग पहुंच चुके हैं। आवाज फिर से उभरी। नो, सब निकलो और पिछले दरवाजे पर पहुंचो। जीप्स निकालो बाहर। साकिब को बोलो मेरी गाड़ी वही खड़ी रखे, मैं पहुंच रहा हूं। उसने इस सिनफे नाजुक को झटके से घुटाते बाहों में भरा और छुपता पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो निकलता, एक गोली उसके बाजू को छूकर गुजरी थी। ये घर था मीर रिजवान हसन का, जहां वो अपनी बेगम फरजीन हसन के साथ रहते थे। उनके 3 सपूत हैं,
सबसे बड़ा मीर दिलावर रिजवान जो बेहद संजीदा तबीयत का मालिक था, फिर मीर हाद रिजवान जो हुरिया का अच्छा दोस्त था और उससे 2 साल बड़ा था, और मेजर था, वो कम ही यहाँ होता था, और जब होता था तो हुरिया अपने सारे नाज नखरे उसी से उठवाती थी। और सबसे छोटा आदिल रिजवान जो हुरिया से साल छोटा था और उसका क्राइम पार्टनर था। रिजवान हसन के एक ही भाई थे और एक ही बहन थी, नाहिद अख्तर, जो कि अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में आबाद थी, और एक ही भाई मीर जीशान हसन जो उनका लाडला था। वो 7 साल पहले एक एक्सीडेंट में अपनी अहलिया के साथ वफात पा चुके थे। उनकी एक ही औलाद थी, हुरिया जीशान, जिसे तब से उन्होंने अपने सीने से लगाकर रखा था। इस घर में 2 ही औरतें थी, फरजीन हसन और हुरिया जीशान। लेकिन हुरिया का सारा बचपन लड़कों के साथ गुजरा था, इसलिए उसमें लड़कियों वाली आदतें ना थी ज्यादा। उसने सारा बचपन आदि और हाद के साथ गुजारा था। वो उनकी बेहद लाडली थी, हाद की बेस्ट फ्रेंड और आदि की क्राइम पार्टनर। दिलावर हसन से वो बचपन से दूर ही रही थी, वजह उसकी रिजर्व और बेहद संजीदा तबीयत थी। मीर दिलावर को उसकी लाउबाली तबीयत बिल्कुल पसंद न थी, और हुरिया जीशान को पूरा का पूरा दिलावर हसन। उससे दिलावर से बचपन से उसकी हरकतों की वजह से डांट पड़ती आई थी। कभी वो गुस्से हो जाती और कभी रोने लगती। मीर दिलावर पेशे से डॉक्टर था, जो कनाडा से स्पेशलाइजेशन करके आया था। इस शोबे की बारीकियों ने से मजीद संजीदा बना दिया था। उसकी वालिदा चाहती थी कि अब वो एक मुकाम पा चुका है तो अपनी जिंदगी शुरू करे और शादी करे। मीर रिजवान हमेशा चाहते थे कि उसकी शादी हूर से हो, क्योंकि उन्हें लगता था वो उसकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन फरजीन हसन ऐसा नहीं चाहती थी। उन्हें हुरिया और दिलावर दोनों बेहद अजीज थे। वो जानती थी वो दोनों अलग अलग साहिलों के 2 मुख्तलिफ किनारे थे जिनका मिलना मुमकिन न था। लेकिन हुरिया तक जब ये बात पहुंची तो उसने काफी हंगामा किया था, जो मीर दिलावर रिजवान सुन चुका था, और उसने आदि के हाथ रिजवान साहब को ना कर दिया था। तभी उन्होंने उम्मीद छोड़कर उसके लिए महविश फाखिर की बात चलाई थी। उन्हीं के जोर देने पर रिजवान हसन ने उनकी बात मानी थी, और दूसरा हूर अभी छोटी थी। उन्होंने सोचकर इसके लिए अच्छा रिश्ता देखा था। उन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी जो इस घर को जोड़ के रखे। महविश फाखिर नाम की लड़की की हकीकत सामने आते ही उन्हें बेहद बुरा लगा था। मीर दिलावर को बहुत मुश्किल से उन्होंने शादी के लिए मनाया था, और फिर यह हादसा। पूर बेटा, ताया जान बुला रहे हैं आपको, फरजीन बेगम ने कहा। तो वो जो मुंह में भर भर कर चिप्स ठूस रही थी चौकी और खड़ी हुई, और ये चिप्स का बाउल जो उसकी झोली में पड़ा था वो उसके कदमों में गिरा। वो नीचे झुकते इससे पहले ही मीर दिलावर पर नजर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। उसने खिसिया कर चिप्स वापस बाउल में डाली और किचन में रखकर बाहर निगाह डाली, जहां वो सामने ही सोफे पर बैठा अपना सर दबा रहा था। उसने खामोशी से यह हवा देखा, कोई नहीं था इस वक्त। उसने देखा उसका दुपट्टा मीर दिलावर के साथ वाले सोफे पर पड़ा है। ताया जान के सामने ऐसे नहीं जा सकती थी। बेशक उन्होंने कभी कुछ कहा न था, लेकिन उससे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो 1000 कोशिशें कर लेती, उसकी अपने दुपट्टे से कम ही बना करती थी। अभी भी वो थूक निगलती बाहर आई और अपना दुपट्टा पकड़ने लगी। इससे पहले ही आदि वहां आता, झपाक से सोफे पर बैठा और उसका दुपट्टा गले में मफलर की तरह बांध लिया। आदि, मेरा दुपट्टा दो। उसने पास आते दुपट्टा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो जो आंखें मूंदे पड़ा था अब उन्हें देखने लगा। आदि ने जैसे सुना ही नहीं था, फोन पर स्क्रॉलिंग करने लगा। आदि, उसने आगे बढ़कर अपना दुपट्टा लेना चाहा, लेकिन आदि फौरन खड़ा हो गया सोफे पर। आदि, ताया जान इंतजार कर रहे हैं यार, जल्दी दो। उसने छलांग लगाकर उस तक पहुंचना चाहा। पहले बताओ रात को चल रही हो साथ या नहीं? आदि, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। तो मेरा भी मन नहीं है तुम्हें ये देने का। उसने दुपट्टा गले से निकालते हाथ पर लपेटा। वो दोनों मीर दिलावर को फरामोश कर गए थे, जिसकी नजरें उन्हीं पर थी। मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है हूर, उसने चुकते हूर के गाल खींचते कहा। तो हूर ने उसे गुस्से से घूरा और फिर सोफे पर चढ़कर उसके बाल मुट्ठियों में भींचे और धप से अपना मोमी हाथ उसकी कमर पर मारा। इज्जत नहीं नाराज तुम है? अब वो उसके बाल खींचे खड़ी थी और वो हुरिया के, हुरिया जीशान, आदि रिजवान। उसकी गरजदार आवाज गूंजी तो वो दोनों थमे और नजरें उसकी तरफ गईं, जो उन्हें सुर्ख आंखों से घूरा था। ये क्या बदतमीजी है आदि? इसने तो अक्ल नहीं है, तुम ही कुछ ख्याल करो। बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो गए हो, शर्म है कुछ तुम दोनों में या नहीं? आदि, दुपट्टा फौरन वापस करो और जाकर टेस्ट की तैयारी करो, जाओ फौरन, उसने कहा। तो वो उसका दुपट्टा उसको देकर फौरन रफू चक्कर हो गया। शेर की किचार में कौन जानते बुझते हाथ डालता। उसने एक नजर अब हुरिया को देखा, जो सर झुकाए खड़ी थी। और तुम्हारा दुपट्टा मुझे यहाँ हवा पड़ा नजर ना आए दोबारा। इसे गले में रखो, सर पर तुम्हारे नहीं ना टिकता ये तो। और ये क्या उछल कूद लगाई हुई है, बच्ची हो छोटी सी। वो
वो दिलावर भाई, उसने मन मनाते अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा। हलक तो पहले ही उसके खौफ से खुश्क हो गया था। जाओ, बाबा की बात सुनकर आओ और आकर चाय बनाकर मेरे कमरे में पहुंचाओ। वो हुक्म जारी करता चला गया। उस दिन के बाद ये उनकी पहली गुफ्तगू थी। पकड़ो साले को, मेरी बीवी को ले जा रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। लेकिन तब तक वो जा चुका था। उसके निकलते ही वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि पीछे का सारा हिस्सा उस बम की नजर हो गया जो उसने फेंका था। समील राणा के कितने ही लोग मर गए, जख्मी वो भी हुआ था, लेकिन उस औरत पर 2 हर्फ भेजकर वहां से निकल गया। उसने आगे चलती सड़क पर जाकर सांस छोड़ा। तब से एक भी नजर उसने उस लड़की को नहीं देखा जिसे वो बाहों में उठाकर भागा था। आगे इशारे पर रुकते उसने साकिब को देखा जो ड्राइव कर रहा था। उसे गाड़ी अपने फ्लैट पर ले जाने को कहा जो ज्यादा दूर ना था। वो पहुंचे तो उसने साकिब को इशारा किया जो निकलकर दूर चला गया था। उसने उस वजूद को फिर से थामा और अंदर की तरफ बढ़ा। किसी फीमेल डॉक्टर को लेकर आओ, हरी अप, उसने हुक्म जारी किया तो साकिब चला गया। उसने जाकर उसे अपने कमरे के बिस्तर पर डाला। वो लिटाकर हटा तो नजर सीधा उस वजूद के चेहरे से टकराई, जिससे उसका दिल पल में रुककर फिर से धड़का। उसके चेहरे पर जावजा नील के निशान थे। भारी पल के आंखों पर साया फगन थी, न जाने कब से। होठ फटे थे पूरे तरीके से, कपड़े जगह जगह से फटे थे। उसका सर खुद ब खुद झुक गया। उस पर अपना कंफर्टर उड़ाते फिर से उसे देखा। जिसकी साफ रंगत निशानों ने छुपाई थी, वो बेशक बहुत हसीन थी, इसलिए समील राणा के कब्जे में थी। उसने लब भींचे। इस वजूद के गुनहगार को इसका दिल चाहा कि कोड़े मारे जाए। अभी वो कुछ और सोचता कि डॉक्टर साकिब के साथ आई तो वो उन्हें वही छोड़ता बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद वो बाहर निकली। साकिब बाहर ही इंतजार कर रहा था। उसने सवालिया नजरों से डॉक्टर की तरफ देखा। इन्हें कई बार ज्यादती का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा बुरे तरीके से इन पर तशद्दुद भी किया है। पत्ती मैं कर चुकी हूँ, दवाएं आप मंगवा लें, वो पेशेवर अंदाज में बोली। होश में कब आएंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वो गहरे सदमे के जेर असर बेहोश है। हो सकता है 2 दिन में होश में आ जाए या कल ही। ओके, वो कहता। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता अंदर बढ़ा। डॉक्टर उसकी दरख्वास्त पर उसकी तमाम मरहम पट्टी कर चुकी थी। उसका साफ चेहरा देखते उसका दिल अजीब सा हुआ। उस पर से नजरें फेरनी चाहिए, लेकिन नाकाम रहा, इसलिए कमरे से ही निकल गया। उसने इस हालात में बहुत वजूद देखे थे, लेकिन ये पहला था जिस पर उसकी नजरें टिक गई थी। मीर हाद रिजवान जो सिन्फ नाजुक को आंख उठाकर न देखता था, उसकी आंखें इस वजूद को देखने के लिए जिसे गुजारिशें कर रही थी। मिशन कंप्लीटेड सर, उसने मैसेज लिखकर भेजा। मुझे यकीन था तुम पर। फौरन जवाब मौसूल हुआ। कब लाओगे मेरी हयात को, उन्होंने बेचैनी से पूछा। कुछ दिन सर, भरोसा रखो। आज तुम पर ही तो भरोसा है, उन्होंने कहते हुए नम आंखें साफ करते कॉल ड्रॉप की तो वो वही लेट गया कि अंदर वो खुद मौजूद थी। वो इस हालत में एक बेटी को उसके बाप के सामने नहीं लेकर जाना चाहता था, इसलिए उसे यहाँ लाया था। अगले रोज वो अंदर दाखिल हुआ तो वो झुकी आंखों से छत को देख रही थी। उसे देखते ही उसकी आंखें बड़ी हुईं और दूसरे पल उसने चीखते हुए खुद को बिस्तर में छुपाया। देखो, मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें अपना जिस्म नहीं दूंगी, मेरे बाबा तुम्हें मार देंगे। वो हजियानी कैफियत में चिल्लाई तो वो उसके करीब आया। खामोश, सुनो हयात, उसने कहते हुए उसे मुखातिब किया। उसने होठ काटते हुए उसे वहशतज़दा नजरों से देखा। मेजर मीर हाद रिजवान, आप इस जहन्नुम से निकल आए हैं, उसने कहते जैसे कोई ख्वाब सुनाया था उसे। उसने यहाँ वहां देखा जो छोटा सा कमरा था। वो शायद उस पर यकीन न करती, लेकिन सामने लटके उसके यूनिफॉर्म पर नजर पड़ते ही उसने जो किया उसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो आगे बढ़ती, सिसकते हुए उसके कंधे पर सर रखती उससे लग गई और अपने हाथों में उसके बाजू सख्ती से थामे। बाबा, तुम तो मुहाफिज हो क्या सच में? उसने जबड़े भींचे और अपने बाजू से उसे अलग करते सामने किया, जो सूजी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसने फौरन नजरें चुराई। ये पहली बार था कि कोई सनफ नाजुक मीर हाद रिजवान को आंखें झुकाने पर मजबूर कर गई थी, इस डर से कि उसके जज्बात न बदल जाए। हम कल वापस जाएंगे आपके बाबा के पास, अभी के लिए आराम करो, उसने कहते कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। मुहाफिज, उसकी सिसकती आवाज कानों में पड़ते ही उसने लब का कोना काटते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए।
उसके लिए सूप बनवाया मुलाजिमा से, जो नहीं जानती थी कि इस घर में कोई और वजूद भी है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो। वो उसे सूप देने आया, जो वॉशरूम से शायद मुंह धोकर निकली थी। उसके धुले चेहरे पर निशान अब ज्यादा गहरे हो रहे थे, लेकिन वो इन निशानों के साथ भी हसीन थी। ये पी लो। उसने सूप साइड पर रखा और कपड़े निकालने लगा, जो वो बाहर वाले वॉशरूम में तब्दील कर लेता। मैं किसी काम से जा रहा हूँ, शाम को वापसी पर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, उसने कहा। तो उसने सर इस बात में हिलाया और बाउल उठाए तेजी से सूप पीने लगी। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे भूखा भी रखा गया था, लेकिन वो इतनी चोटों के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी। वो सब सोचता बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद उसने गहरा सांस भरा और झपाक से सोफे पर गिरी, लेकिन फिर अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस करके यहाँ वहां देखा तो नजरें सीधा उससे जा टकराई, जो रेलिंग के पास खड़ा उसे ही घूर रहा था। वो उठी और तीर की स्पीड से ताया जान के कमरे की तरफ भाग गई। वो भी सर नफी में हिलाता अपने कमरे की तरफ चला गया। ताया जान, आपने बुलाया? उसने अंदर दाखिल होते कहा। मीर रिजवान, जो अखबार पढ़ रहे थे, मुस्कुराए। जी मेरी शहजादी, तुम्हें बुलाया है, लेकिन पिछले 20 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम। उन्होंने शाइस्तगी से कहते उसके सर पर हाथ रखकर उसे साथ बिठाया। बाबा, ये जो आदि है ना, मुझे तंग कर रहा था, और आपको तो पता है ना फिर मेरा, मैंने भी उसके सर के आधे बाल उतार दिए। बड़ी मोहब्बत है ना उससे अपने बालों से, बड़ा ऑर्गेनिक शैम्पू लाता फिरता है। वो दांत पीस कर बोलती। उन्हें हमेशा की तरह क्यूट लगी। हम पूछेंगे उससे क्यों हमारी बेटी को तंग करता है, उन्होंने कहा। तो उसने गर्दन अकड़ाई। अच्छा, मेरी शहजादी से हमें एक बात करनी थी। ताया जान की ख्वाहिश को पूरा करेगी हमारी बेटी, उन्होंने मान से कहा। वो जब चाहती उन्हें ताया जान कहती, जब चाहती बाबा बुलाती थी। उनके लहजे में हमेशा उससे मोहब्बत दिखती थी, लेकिन आज उनके लहजे में मान महसूस करते। उससे पहले उन्हें और फिर सामने बैठी फरजीन बेगम को देखा, जो उन्हें ही देख रही थी। जी बाबा, आपकी बात मैं क्यों नहीं मानूंगी, उसने उनका हाथ थामते अकीदत से कहा। तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है मैंने, बहुत सोच समझकर। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरा कहा मानकर मुझे रुस्सा होने से बचा लेगी। उसने सामने फरजीन बेगम को देखा, जिन्होंने उसे देखते आंखों को बंद करके तसल्ली दी थी। वो जानती थी कि वो कितनी लाउमाली सही, मगर वो हसास थी, बेहद हसास, छोटी छोटी बातों पर रो देने वाली, दिल को लगाकर बीमार पड़ जाने वाली। तुम हमारे भाई से ज्यादा हमारी बेटी हो। वो अगर जिंदा होते तो हम ये बात उसी से करते, लेकिन अब हम तुम्हारे बाबा है, तो हम तुम्हारा रिश्ता मीर दिलावर से किया है। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? हम चाहते हैं तुम हमेशा हमारे पास रहो, सबकी नजरों के सामने। बाबा, उसने हैरानी से आंखें बड़ी करते उन्हें देखा। फरजीन बेगम ने एक लम्हे को अपने शोहर को देखा, जिसे कहना चाह रही हूं कि मजीद बात न की जाए। तुम हमारी बेटी हो, कूर हमारी शहजादी। हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, लेकिन जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मगर बाबा, वो मुझे पसंद नहीं करते। तो फिर शादी, उसे छोटे से दिमाग को समझाया। अभी हम सिर्फ निकाह करेंगे, रुखसती तुम्हारी पढ़ाई पर। हम सिर्फ तुम्हें सेफ हाथों में देना चाहते। जिंदगी मौत का क्या भरोसा। हम नहीं चाहते हमारी शहजादी हमारे बाद रोती फिरे, उन्होंने कहते उसे साथ लगाया, जैसे सच में ऐसा कुछ हो चुका हो। उसने नम आंखों से उन्हें देखा। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप उनकी जगह भी जिस किसी का नाम लेते, मैं आपको इनकार ना करती, क्योंकि मुझे पता है इस दुनिया में सब मेरे खिलाफ हो सकते हैं, पर मेरी अम्मी और बाबा नहीं। वो प्यार से उन्हें अम्मी और बाबा कहा करती थी। फरजीन बेगम ने उठकर इसका माथा चूमा। मेरी बेटी, वो उसे बेहद अजीज थी, शायद अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा। मेरी शहजादी, रिजवान साहब ने कहते उसके सर पर हाथ रखा। पर बाबा, मेरी बात सुने, उन्हें समझा दे, अगर उन्होंने मुझे डांटा या मुझे चिप्स, इमली और आइसक्रीम खाने से टोका और मुझे बिला वजह सबके सामने डांटा, तो आप भी उन्हें डांटेंगे सबके सामने। बिल्कुल, वो मुस्कुराए। और हाँ अम्मी, मैं अपनी शादी का जोड़ा खुद जाकर पसंद करूंगी, खुद जाकर। उसने बारी बारी सारी शर्तें उनके सामने रखी, तो फरजीन बेगम ने फौरन सर हाँ में हिलाया। वो तो मासूम और लाओबाली सी थी, उनकी असली फिक्र तो अपने सुपुर्द की थी, जो ये सब सुनकर न जाने कैसे रिएक्ट करता। वो अपने ताया जान के साथ बैठी, न जाने क्या राजो नियाज कर रही थी। फरजीन बेगम मुस्कुराकर उन्हें देखती, बाहर अपने बेटे को देखने की गरज से निकल गई। रात के 10 बजे वो नीचे आया तो खामोशी का राज था, जो उनके घर होना मुश्किल ही था। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ। वो रात को थोड़ी देर अपने माँ बाप के साथ जरूर गुजारता था। फरजीन बेगम ने उसका माथा चूमा और उसे देखते दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा।
6 फुट से निकलता कद, भारी बॉडी जो सख्त ड्यूटी और बाकायदगी से जिम करने की वजह से थी, भूरे सिल्की बाल जो माथे पर लापरवाही से बिखरे थे, ताले शलवार कमीज पर चादर कंधे पर रखे, वो रात के वक्त भी बिल्कुल तैयार लग रहा था उन्हें। आंखों और चेहरे पर संजीदगी, भीचे होठ, बादामी रंगत, वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। उनके जहन में फौरन अपनी झल्ली औलाद आई जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। गुलाबी रंगत, भूरी ही शोल्डर कट बाल, भरे गाल लिए वो उसके सामने तो नाजुक सी बच्ची ही लगती थी। आ जाओ बरखुदार, तुम्हारा ही इंतजार था। उन्होंने टीवी बंद करते उसे साथ बैठने का इशारा किया तो वो मध्यम सी मुस्कान लिए बैठ गया। ये मुस्कान भी सिर्फ उसके अपनों के लिए आती थी चेहरे पर। फरजीन बेगम इन बाप बेटों के लिए चाय बनाने निकल गई क्योंकि उन्हें मालूम था मीर दिलावर ने खूर को मनाने के लिए कहा था, जो वो भूल गई थी। कुछ बात करनी है तुमसे। यहाँ वहां की बातों के बाद रिजवान साहब मुद्दे पर आए थे। जी बाबा, करें। तब तक चाय आ चुकी थी। उसने चाय थामते माँ को साथ ही सोफे पर बिठाकर उनके गिर्द हवाले से बाहें फैला दी। ये उसका लाड जताने का भी एक तरीका था। पहले तो तुम हमारी बीवी से चिपकना बंद करो, उन्होंने कहा तो उसका कह कहा बुलंद हुआ। आपकी बीवी बाद में, मेरी माँ पहले है, ये तो आप भूल जाएं कैसा होगा। और दूसरा बताए क्या बात करनी थी आपने। देखो मीर, हम अगले महीने उमरात पर जा रहे हैं। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, क्या पता वहां से आना भी नसीब होता है या नहीं, तो घर की जिम्मेदारी तुम पर आती है। पहली बात तो बाबा, रब्बुल आलमीन आपको हमारी भी जिंदगी दे, इस तरह की बातें ना करे। और घर वाले अब भी मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में मीर दिलावर कभी नहीं चुका है। उसके वालिदैन की आंखों में फख्र उतर आया। हम चाहते हैं इस आने वाले जुम्मे को तुम्हारा और हूर का निकाह कर दिया जाए। और ये पहला झटका लगा था उसे। बाबा, उसने हैरानी से सीधा होते कहा और चाय का कप सामने मेज पर रखा। ऐसी भी कोई बात नहीं की है हमने मीर कि तुम्हारे तासुरात ही बदल जाए। ये ऐसी ही बात है बाबा। वो 7 साल छोटी है मुझसे और अभी पढ़ रही है। उसे समझना आया कि कैसे समझाए अपना मौकिफ। हम तुम्हारे लिए एक बार गलत फैसला ले चुके हैं मीर, और तब अगर तुमने हमारे हुक्म पर सर झुकाया था तो अब क्यों नहीं। क्योंकि बाबा, वो मेरी हम उम्र थी, मैच्योर लड़की जो जिंदगी में मेरे साथ चल सकती थी। मेरे साथ चल सकती थी तो क्या ऐसा हो पाया? उन्होंने उसे लाजवाब किया तो उसने सख्ती से ओढ़ पीछे। आप हाथ या आदि से भी करवा सकते हैं बाबा, वो तो बस 2 साल बड़ा है उससे। उसने अपनी तरफ से हल निकाला था। हाथ मिशन से न जाने कब लौटे और आदि अभी लाउबाली है, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता। और हमने शुरू से हुरिया को तुम्हारे लिए सोचा था। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो मुझे लगता है उन्हें भी इस रिश्ते पर एतराज ना होता। लेकिन बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं, वो लाउबाली तबीयत की मालिक है अभी। वो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा, तो क्या मेरी सोच पर भी पूरी नहीं उतरती। और बरखुदार, दुनिया देखी हमने, एक दिन तुम अपने बाप के इसी फैसले पर नाज करोगे। उन्होंने उसे एक और जवाब दिया। मामा, आप समझाए बाबा को। उसने माँ को बीच में घसीटा। और अगर हम कहें हमारी भी यही ख्वाहिश है तो देखो दिलावर, तुम अच्छे से उसे हैंडल कर सकते हो। मानती हूँ वो लाव वाली है, लेकिन है बहुत ही कीमती और हसास। हम उसे किसी और के हाथ नहीं सौंप सकते सिवाय तुम्हारे। आप मतलबी हो रहे हैं उसे लेकर, उसने टांग पर टांग चलाते कहा। अगर उसे एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों है? इतनी भी गई गुजरी नहीं है हमारी औलाद। वो इतनी हसीन और मुकम्मल तो रही कि अगर आज हम उसके लिए रिश्ता ढूंढे तो 100 रिश्ते इसके लिए खड़े हो। ये उसे दूसरा झटका लगा था। वो मान गई थी। उसने गहरा सांस भरा, होंठ का किनारा दांतों तले लिया। अगर जिंदगी ने उसके लिए यही सोचा था तो यही सही। और हुरिया जीशान को वो अपने रंग में ढाल ही लेता। उसकी बातें याद करते वो जहरीली सी मुस्कुराहट मुस्कुराया। मुझे मंजूर है बाबा, बस वे कहते उनका हाथ थामा तो दोनों मियाँ बीवी मुस्कुराए। हमें फख्र है तुम पर मीर, हमें यकीन है तुमसे बेहतर हमारी शहजादी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। आने वाले जुमे को निकाह चाहते हैं हम। रुखसती उरिया की पढ़ाई के बाद होगी। नहीं बाबा, मैं इतनी देर नहीं करना चाहता। आप निकाह बेशक कर ले, लेकिन आपकी उम्र से आने के बाद में रुखसती चाहता हूँ। उसने 2 टूक लहजे में कहा कि इतनी देरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था वो भी तब जब हूर की लाउबली तबीयत से वाकिफ हो। मीर, अभी उसकी पढ़ाई सब करवा लूंगा मैं। उसने उन्हें हर फिक्र से आज़ाद किया, लेकिन वो हूर से कह चुके थे। फरजीन बेगम ने उन्हें देखते सर हाँ में हिलाया। इतनी मुश्किल से वो माना था और रुखसती कभी न कभी तो करनी थी, तो अब क्यों नहीं। ठीक है, उन्होंने कहते उसका कंधा तपतपाया। शाम 7 बजे उसकी वापसी हुई तो वो बाहर लॉन्च में शायन उसी के इंतजार में बैठी थी। उसे देखते ही फौरन खड़ी हुई, जो उस वक्त यूनिफॉर्म में था। आज पहली बार कोई उसका इंतजार करते उसे देखते यूं खड़ा हुआ था। उसने उसे देखते ही अपने पीछे आने का इशारा किया और बाहर निकल गया।
भूख और थकावट थी बेहद कि 2 रातों से वो सोया ना था, लेकिन उस लड़की की आंखों की चमक को मंद नहीं बढ़ने देना चाहता था। अपने घर कदम रखते वो अंदर की तरफ भागी थी। बाबा बाबा, हयात मेरी जान। उन्होंने उसे गले लगाते दरवाजे पर खड़े हाथ को देखकर आंखें बंद की तो वो मध्यम सा मुस्कुराया। वो उनके साथ लगी अब हिचकियों से रो रही थी। उसका हिचकोले लेता वजूद देखते उसने जबड़े खींचे और मुट्ठियां बंद की। ना जाने क्यों, लेकिन उसे बुरा लगा था। आ जाओ, उन्होंने कहते उसे पास बुलाया। उसके पास आते ही उन्होंने उसे साथ लगाया। अब मंजर ये था कि वो एक तरफ थी और दूसरे बाजू में वो। दोनों की नजरें टकराई। वो तो कब की हटा चुकी थी, लेकिन वो उन दो नैन कटोरों में डूब गया जो अभी सूजी हुई थी। मैं अद्दत में हूँ बाबा, उसने कहते सर उनके सीने में छिपाया तो उन्होंने उसका माथा चूमा। उसे वो लड़की आम लड़कियों से मजबूत लगी। वो कितनी छोटी सी बात भी कितने पुरसुकून तरीके से बता गई थी। जल्द तुम्हारे साथ काम करेगी मेरी बहादुर बेटी, उन्होंने उसकी हैरत को भांपते कहा तो वो चौंका। सर, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अभी तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ अपने भाई के निकाह पर, मेरी मौजूदगी लाजिम है और फिर मुझे मिशन पर जाना है, उसके बाद मुलाकात होगी। वो कहता बाहर निकल गया। वो जानता था सामने मौजूद लड़की अद्दत में है, तो इस दौरान उसे मिलकर सिर्फ केस की जांच पड़ताल करना मुनासिब न लगा। लेकिन अपनी पुश्त पर नजरें उसने महसूस की थी। अब वो नजरें न जाने किसकी थी, उस लड़की की या उसके बाप की। चिट्ठी से वापसी पर उसे उससे पूछताछ करनी थी। अब जो उसके केस के लिए मुआविन साबित होती, वो उनसे इजाजत ले चुका था, इसलिए आज दोपहर के वक्त वहां मौजूद था। वो 2 रातों से सोया तक ना था, काम के प्रेशर की वजह से। अभी भी वो संजीदगी से बैठा था कि शकील अहमद अंदर दाखिल हुए तो वो एहतराम में खड़ा हो गया। उन्होंने आगे बढ़ते उसे साथ लगाया। वो समझ गए थे कि 4.5 महीने बाद क्यों आया है, क्योंकि उनकी बेटी अद्दत में थी। उन्हें उसकी सोच पर रश्क आया। अपने कमरे में है हयात, जा सकते हो, उन्होंने कहा तो वो चौंका। बाप थे, कैसे ना सामने मौजूद शख्स की आंखों में छुपा राज जान पाते। मुस्कुराते सर हिलाया। आप भी चले सर साथ, वो शायद पहली बार हिचकिचाया था। मुझे ग्रोसरी के लिए जाना है भैया, उन्होंने मजाक करते कहा तो वो हल्का फुल्का होता मुलाजिम के साथ ऊपर की तरफ चल दिया। मुलाजिम जा चुका था। उसने दरवाजा खटखटाया। आ जाए फाखरा अम्मा, आपको कितनी बार कहा है बिना खटखटाए आ जाया करें, उसने कहते दरवाजे की तरफ चेहरा किया। 4.5 महीने बाद वो अपने मोहसिन का चेहरा देख रही थी, जिसकी वजह से आज वो आजाद थी। अस्सलाम वालेकुम, मीर हाद रिजवान ने यहाँ वहां देखते सलाम किया तो उसने भी सर पर दुपट्टा टिकाते जवाब दिया। कुछ वक्त चाहिए था आपका? जरूर बैठे, उसने इसे देखते कहा, जिसने उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। वो दोनों आमने सामने खामोशी से बैठे थे। हयात का झुका चेहरा देख उसने इसे देखा था। इन 4.5 महीनों में मीरहाद रिजवान ने खुद में जो बेनाम सी बेचैनी महसूस की थी, वो जैसे अब उसे खुद में ढूंढने पर भी नहीं मिल रही थी। नजर भरकर उसे देखने के बाद उसने दिल में खुद को कोसा, जो जिंदगी में पहली बार धड़का था। कुछ मालूमात चाहिए थी, मुझे उम्मीद है आप झिझकेंगी नहीं, उसने संजीदगी से कहा तो उसने हल्के से सर हिलाया। क्या समील राना का कोई और ठिकाना भी है जो आप जानती है? जी, ये जगह जहां मुझे रखा गया था, ये उसका आर्जी कयाम था जहां वो कभी कभी पाया जाता है, लेकिन अब के बाद नहीं, क्योंकि ये जगह फौज की नजरों में आ चुकी है। उसने सर झुकाए ही तफसीलन जवाब दिया। आप जब वहां मौजूद थी तो क्या क्या ऐसी हरकतें थी जो आपने महसूस की? सभी मशकूक था। मैं उस शख्स की बीवी थी, इसलिए वो हर बात खुलकर करता था, क्योंकि वो समझता था कि मेरा वहां से निकलना कभी नामुमकिन है। ओके, कुछ और? अगले महीने उससे चेक वसूल होगा जिसमें असलहा और ड्रग्स है। ये किसी अंडरवर्ल्ड के माफिया ग्रुप की तरफ से भेजा जाएगा, जिसका 70% समील राना उन्हें दे चुका है। बाकी का 30% चेक आने के बाद। उसके इतने तफसीली जवाब पर वो उसे देख रहा था। ओके, ट्रक कहाँ से आना है क्या आप जानती है? इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा पहले और वहां से यहाँ। ये मेरे पास कुछ मालूमात है। वो उठकर सामने अलमारी के पास गई। लॉकअप में से उसने एक फाइल और एक चिप निकाली और उसके पास आई। वो जो मीटिंग के सिलसिले में आया था, सामने उसे देखता था। उसने देखा उसके दिमाग की रगे तनी। वो अपनी दोस्त के साथ इर्द गिर्द से लापरवाह कह लगा रही थी। उसके हर कहके पर आधी आवाम उसे मुड़ कर देखती और मुस्कुरा देती। वो पैंट के साथ वाइट शॉर्ट कुर्ती ऊंची पोनी किए लगी इतनी हसीन रही थी। मीर दिलावर का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उस पर सबकी नजरें महसूस करते वो लंबे लंबे डग भरता उसकी तरफ गया। मुझे शेक पीना है, वो मुंह बेसूरते अपनी दोस्त से बोली, लेकिन सामने मीर दिलावर को देखते ही उसका खून सूखा।
आप, उसने जबान तर करते कहा, गाड़ी में पहुंचना बाहर 2 मिनट में, अगर तुम 2 मिनट से देर हुई ना हुरिया जीशान तो सजा के लिए तैयार रहना। वो कहता बाहर चला गया तो उसने धड़कते दिल को संभालते अपनी दोस्त को अलविदा कहते बाहर की तरफ कदम उठाए। उसे देखते ही मीर दिलावर ने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि वो हलक से रह गई। उसके बैठते ही उसने गाड़ी तेजी से भगा दी। किसकी इजाजत से आई थी? मीर दिलावर की सख्त आवाज पर उसे जान जाती महसूस हुई। मैं वो जो पूछा है उसका जवाब दो। उसने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते कहा। उसे उस लड़की के वो अल्फाज अब तक न भूले थे, लेकिन उस पर किसी और की नजरें उसे जले पर तेल की तरह लग रही थी। वो जल्द अबद इसके निकाह में आने वाली थी और इसकी लाउबाली तबीयत से वो खासा बेजार दिखता था। बस ऐसे ही आई थी, घर जाकर बाबा को बता देती। वो मनमानी तो मीर दिलावर ने उसे सुर्ख निगाहों से घूरा। गाड़ी घर में आकर रुकी तो वो तेजी से अंदर भाग गई तो वो भी उसके पीछे अंदर आया। उसके कमरे में आते एक नजर कमरे को देखा जो बिखरा पड़ा था। यहाँ आओ। वो जो दुपट्टा उतारती वॉशरूम में जा रही थी उसकी टांगे लरजी। जी। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके पास गई। हुरिया जीशान, अब तुम मुझे इस हुलिये में बाहर कहीं दिखी तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं, याद रखना। हुरिया ने डरते हुए उसे देखा। आप कौन होते हैं मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? वो आंखों में आंसू लिए चीखी, आवाज आहिस्ता। उसका हाथ थामते उसकी कमर से लगाते वो फुंकारा, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि इस रिश्ते पर तुम मुझसे पहले हाँ कर चुकी हो। बहुत शौक था ना, तो अब खुद को मेरे रंग में रंग दे, तुम जल्द महसूस करोगी। मीर दिलावर ने कहते झटके से उसे छोड़ा। मैं मना कर दूंगी बाबा को, उसे बाहर जाते देख। वो बोली, आंसू लगातार आंखों से गिर रहे थे। मुझसे रिहाई अब मुमकिन नहीं। मीर दिलावर जिस बात पर हाँ कर दे उससे फिरता नहीं, और तुम पर मेरे नाम की मुहर लग चुकी है, हुरिया जीशान। हुरिया मीर दिलावर रिजवान बनने के लिए तैयार रहना। वो उसे बहुत कुछ बावार करवाता बाहर चला गया। हुरिया उसकी पोजेसिवनेस के साथ उसका गुस्सा देखती डर गई थी, लेकिन ये सच था, वो बाबा को मिलना नहीं कर सकती थी अब, और मीर दिलावर ऐसा होने भी न देता। उसे अपने कहे अल्फाज याद आए, वो कैसे उसके साथ जिंदगी गुजारती। वो औंधे मुंह बेड पर गिर कर रोने लगी।